सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज अपना नया टॉपिक रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं। नया टॉपिक अपना आज व्यक्तिगत विभिन्नताएं। छोटा सा टॉपिक है और आसान सा टॉपिक है। नोट करें, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रतिपादक रहेगा गाल्टन। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रतिपादक कौन है? तो गाल्टन है। अगर पूछा जाए व्यक्तिगत भेदों के मनोविज्ञान का जनक कौन है, तब भी अपना उत्तर क्या रहेगा? गाल्टन। व्यक्तिगत भेदों के मनोविज्ञान का जनक, व्यक्तिगत भेदों के मनोविज्ञान का जनक, व्यक्तिगत भेदों के मनोविज्ञान का जनक भी कौन रहेगा? तो गाल्टन ही रहेगा। व्यक्तिगत भेद है क्या ना? व्यक्तिगत भेद या व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है? तो दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं हो सकते। दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं हो सकते। उनमें रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, स्वैंगात्मक आदि आदि सभी पक्षों में अंतर पाया जाता है और यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सीधा अर्थ है कि विश्व के दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं होंगे। उनमें जो भी अंतर दिखाई दे रहा है वही व्यक्तिगत विभिन्नता है। टाइलर लिखता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर होना एक सार्वभौमिक घटना है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर होना एक सार्वभौमिक घटना है। स्किनर लिखता है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। स्किनर, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। क्रो लिखता है कि समान आयु के बालकों में सीखने की क्षमता समान हो ऐसा संभव नहीं हो सकता। समान आयु के बालकों में सीखने की क्षमता समान हो ऐसा संभव नहीं हो सकता। हरलोक लिखती है कि दो बालकों की मानसिक योग्यताएं, मानसिक क्षमताएं समान हो ऐसा संभव नहीं है। वैलेंटाइन लिखता है कि विभिन्न व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और स्वैंगात्मक दृष्टि से अलग अलग होते हैं और यही व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जाने जाते हैं। विभिन्न व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और स्वैंगात्मक दृष्टि से अलग अलग होते हैं और यही व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाने जाते हैं। तो दोबारा देखें, विश्व के दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते। उनमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि सभी में अंतर पाया जाता है और यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। टाइलर लिखता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर होना एक सार्वभौमिक घटना। स्किनर, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। क्रो समान आयु के बालकों में सीखने की क्षमता समान हो ऐसा संभव नहीं हो सकता। हर लोग दो बालकों की मानसिक योग्यताएं और मानसिक क्षमताएं समान नहीं हो सकती। वैलेंटाइन, विभिन्न व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और स्वैंगात्मक दृष्टि से अलग अलग होते हैं और यही व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जाने जाते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए लिखें, विश्व के दो व्यक्ति कभी भी विश्व के दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते
उनमें शारीरिक, मानसिक, व्यंग्यात्मक, खान पान, वेशभूषा तथा अन्य सभी पक्षों में अन्य सभी पक्षों में अंतर पाया जाता है, और यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से, तो यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। नोट करें। यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। चलें आगे। टाइलर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर होना, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर होना एक सार्वभौमिक घटना, एक सार्वभौमिक घटना है। स्किनर विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। करो या करो। दो बालकों में सीखने की क्षमता समान हो, दो बालकों में सीखने की क्षमता समान हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं हो सकता।
वैलेंटाइन विभिन्न व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक और स्वैंगात्मक अंतर पाया जाता है। शारीरिक, मानसिक और स्वैंगात्मक अंतर पाया जाता है। यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। नोट करें। उसके बाद अपना आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण कौन कौन से हैं वो आपको बता। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण हो गया। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण कौन कौन से रहेंगे। पहला कारण रहेगा वंशानुक्रम। पहला कारण कौन सा है, वंशानुक्रम। और वंशानुक्रम का समर्थन कौन करते हैं, मेंडल, सोरेनसन, मन, कार्ल पियर्सन। ये सारे वंशानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी मानते हैं। वंशानुक्रम संतानों को अपने माता पिता, दादा दादी और परिवार के अन्य सदस्यों से जो भी गुण, विशेषता या अवगुण प्राप्त होते हैं वे वंशानुक्रम के नाम से जाने जाते हैं। जो मेंडल है, मेंडल ने वंशानुक्रम के संबंध में मटर के पौधे और चूहे पर अपना प्रयोग किया, जिसके आधार पर निष्कर्ष दिया कि वंशानुक्रम के कारण ही एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। वंशानुक्रम के कारण ही एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। जो मेंडल है, मेंडल को आनुवांशिकता का जनक माना जाता है। मेंडल को आनुवांशिकता का जनक माना जाता है। अब देखिए, कई बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आनुवांशिकता के संबंध में या वंशानुक्रम के संबंध में चूहे पर प्रयोग किसने किया। तो आनुवांशिकता या वंशानुक्रम के संबंध में चूहे पर प्रयोग मेंडल ने भी किया है और विजमैन ने भी किया है। विजमैन ने, जिसने 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ को काटा, लेकिन 22वीं पीढ़ी में चूहा पूंछ सहित पैदा हुआ, तो विजमैन ने भी किया है। यह प्रश्न बहुत बार आ जाता है। सोरेनसन ने वंशानुक्रम के प्रतिगमन का नियम दिया है
और लिखा है कि वंशानुक्रम के कारण ही बुद्धिमान माता पिता से मंदबुद्धि संतानें और मंदबुद्धि माता पिता से बुद्धिमान संतानें पैदा होती है। उल्टा हो जाएगी, बुद्धिमान से तो मंदबुद्धि और मंदबुद्धि से बुद्धिमान। मन लिखता है कि हम सभी का प्रारंभ समान रूप से होता है गर्भावस्था से, हम सभी का प्रारंभ समान रूप से होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पैदा हो जाती है, जिसका मूल कारण वंशानुक्रम। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग तर्क देते हैं। तो मेंडल ने मटर के पौधे और चूहे पर अपना प्रयोग किया और निष्कर्ष दिया कि वंशानुक्रम के कारण ही एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। मेंडल को आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। आनुवंशिकता के संबंध में मेंडल ने और विजमैन ने चूहे पर अपना प्रयोग किया है। सोरेनसन ने वंशानुक्रम के प्रतिगमन का नियम दिया है। सोरेनसन लिखता है कि बुद्धिमान माता पिता से मंदबुद्धि संतानें और मंदबुद्धि माता पिता से बुद्धिमान संतानें पैदा होती है। मन परिभाषा देता है कि हम सभी का प्रारंभ समान रूप से होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पैदा हो जाती है, जिसका मूल कारण वंशानुक्रम है। तो देखें, मेंडल को आनुवंशिकता का प्रतिपादक जनक माना जाता है, आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। मेंडल ने आनुवंशिकता के संबंध में मटर के पौधे और चूहे पर अपना प्रयोग। निष्कर्ष दिया कि वंशानुक्रम के कारण एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। वंशानुक्रम के संबंध में चूहे पर प्रयोग। मेंडल ने भी किया है और किसने किया है? विजमैन ने भी किया है। स्किनर ने जो चूहे पर प्रयोग किया है वो अधिगम के लिए किया है।
चले आगे। उसके बाद है सोरेनसन। सोरेनसन सोरेनसन ने वंशानुक्रम के संबंध में, वंशानुक्रम के संबंध में प्रतिगमन का नियम दिया। और लिखा कि वंशानुक्रम के कारण ही, वंशानुक्रम के कारण ही बुद्धिमान माता पिता से मंदबुद्धि मंदबुद्धि संतानें तथा मंदबुद्धि माता पिता से बुद्धिमान संतानें पैदा हो, बुद्धिमान संतानें पैदा होती। उसके बाद है मन। हम सभी का प्रारंभ समान रूप से होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पैदा हो जाती है, जिसका मूल कारण वंशानुक्रम, जिसका मूल कारण वंशानुक्रम। उसके बाद दूसरा अपना कारण आता है वातावरण। वंशानुक्रम के बाद दूसरा वातावरण कौन सा है, दूसरा कारण कौन सा है? वातावरण। और वातावरण का समर्थन किसने किया है? फ्रेंच बोन्स ने, फ्रेंच बोन्स।
इन्होंने वातावरण का समर्थन किया है। फ्रेंच बोन्स क्या लिखता है कि जो वातावरण है ये व्यक्ति की शारीरिक संरचना के निर्माण में अपना योगदान देता है। वातावरण व्यक्ति की शारीरिक संरचना के निर्माण में अपना योगदान देता है। अब दो प्रकार का वातावरण है कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग गोरे, सुंदर, स्वस्थ, हष्टपुष्ट, विनोद प्रिय स्वभाव, लाल रक्त कणिकाएं अधिक आदि सभी विशेषता वाले होते हैं। और गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग काले, क्रोधी, कपटी, आलसी, कार्य क्षमता कम आदि सभी विशेषता वाले होते हैं। तो दोनों प्रकार के लोगों में जो शारीरिक विभिन्नताएं पैदा कर रहा है, जो व्यवहार संबंधी विभिन्नताएं पैदा कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वातावरण कर रहा है। तो फ्रेंच बोन्स लिखता है कि वातावरण व्यक्ति की शारीरिक संरचना के निर्माण में अपना योगदान देता है। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग गोरे, सुंदर, स्वस्थ, विनोद प्रिय स्वभाव, लाल रक्त कणिकाएं अधिक, कार्य क्षमता अधिक आदि सभी विशेषता वाले होते हैं। गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग काले, क्रोधी, कपटी, आलसी, स्वार्थी आदि सभी विशेषता वाले होते हैं। वातावरण व्यक्ति की शारीरिक संरचना के निर्माण में योगदान देता है। निर्माण में योगदान देते हैं। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग गोरे, सुंदर, स्वस्थ, कार्य क्षमता अधिक, लाल रक्त कणिकाएं अधिक, आदि सभी विशेषता वाले होते हैं। गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग काले, क्रोधी, कपटी, आलसी, कार्य क्षमता कम, ये हमारी आलोचना कर रहा है, विशेषता नहीं बता रहा है। कार्य क्षमता कम आदि सभी विशेषता वाले होते हैं। तो आलोचना ज्यादा की, विशेषता कम बताइए। आदि सभी विशेषता वाले होते हैं। नोट करें। हो गया। तीसरा अपना आता है लिंग के आधार पर अंतर। तीसरा कौन सा है?
लिंग के आधार पर अंतर। लिंग के आधार पर अंतर। और इसका समर्थन किसने किया है? स्टेनले होल, स्किनर। ये समर्थन करते हैं स्टेनले होल और स्किनर। स्टेनले होल और स्किनर। स्टेनले होल देखें, स्टेनले होल क्या लिखता है कि प्रकृति ने ही लिंग के आधार पर महिला और पुरुष में इतने अधिक शारीरिक अंतर किए हैं जिन्हें कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। स्टेनले होल, प्रकृति ने ही लिंग के आधार पर महिला और पुरुष में इतने अधिक शारीरिक अंतर किए हैं जिन्हें कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। स्किनर दो परिभाषा देता है कि महिलाओं में शारीरिक कार्य करने की क्षमता कम पाई जाती है और पुरुषों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। महिलाओं में शारीरिक कार्य करने की क्षमता कम पाई जाती है और पुरुषों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। स्किनर दूसरी परिभाषा, लड़कियां कला, कौशल और संगीत में योग्य होती है। लड़कियां हैं वो कला, कौशल और संगीत में योग्य होती है। लड़के गणित और विज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं। लड़कियां कला, कौशल और संगीत में योग्य होती है। लड़के गणित और विज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं। तो स्टेनले होल की परिभाषा देखें। स्टेनले होल, प्रकृति ने ही लिंग के आधार पर महिला और पुरुष में इतने अधिक शारीरिक अंतर किए हैं। इतने अधिक शारीरिक अंतर किए हैं जिन्हें कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। स्किनर महिलाओं में शारीरिक कार्य करने की क्षमता कम पाई जाती है। शारीरिक कार्य करने की क्षमता कम तथा पुरुषों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक। स्किनर की दूसरी परिभाषा, लड़कियां कला, कौशल और संगीत में लड़कियां कला, कौशल व संगीत में योग्य होती है तथा लड़के
गणित और विज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं, गणित और विज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं। चलें आगे। उसके बाद है सामाजिक व आर्थिक स्तर। सामाजिक व आर्थिक स्तर, चौथा कारण कौन सा है? सामाजिक व आर्थिक स्तर, और इसका समर्थन किया है एडलर ने। किसने? एडलर ने इसका समर्थन किया है। एडलर लिखता है कि सामाजिक और आर्थिक स्तर के आधार पर समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। दोनों ही वर्गों के लोगों में रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार व्यवहार, परंपरा आदि सभी में अंतर पाया जाता है। तो सामाजिक व आर्थिक स्तर, समर्थन करता है एडलर कि सामाजिक और आर्थिक स्तर के आधार पर समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग। दोनों ही वर्गों के लोगों में रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, व्यवहार, परंपरा प्रथा आदि सभी में अंतर पाया जाता है। तो देखें, सामाजिक और आर्थिक स्तर के आधार पर सामाजिक व आर्थिक स्तर के आधार पर समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, दो वर्ग पाए जाते हैं, अमीर और गरीब। अमीर और गरीब दोनों ही वर्गों के लोगों में, दोनों ही वर्गों के लोगों में रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार व्यवहार आदि सभी में अंतर पाया जाता है। उसके बाद देखिए, कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि अध्यापक होने के नाते आप कक्ष में और विद्यालय में बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे समायोजित करेंगे। अध्यापक होने के नाते आप कक्ष में और विद्यालय में बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे समायोजित करेंगे। तो 5-10 सुझाव हैं जिनके आप कक्ष में
बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समायोजित करें। तो लिखें कक्षा कक्ष व विद्यालय में, पॉइंट का नाम है ये, कक्षा कक्ष व विद्यालय में बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समायोजित करने के तरीके, समायोजित करने के तरीके। अब देखिए क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले रहेगा बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करना। पहला, बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करना। दूसरा, बालकों के शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्व देना। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, खेल कूद, कला कौशल, संगीत, वो सारी चीजें। तो बालक के शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्व देना। तीसरा, मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता को बनाए रखना। मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता को बनाए रखना। चौथा, ऐसे बालक जिन्हें कम दिखाई देता है और कम सुनाई देता है उन्हें कक्षा में आगे बिठाया जाए। ऐसे बालक जिन्हें कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, उन्हें कक्षा में आगे बिठाया जाए। अध्यापक व्यक्तिगत रूप से बालकों के प्रति ध्यान दे। अध्यापक है वो व्यक्तिगत रूप से बालकों के प्रति ध्यान दे। छोटी छोटी बातों पर बालक को अधिक दंड ना दिया जाए। अध्यापक है वो बालक को सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित करे। बालक में इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति, विश्वास को पैदा करे। बालक में इच्छा शक्ति को, संकल्प शक्ति को और विश्वास को अध्यापक पैदा करे। कक्षा में बालकों की संख्या को सीमित रखा जाए, है ना। मनोविज्ञान भी ये मानती है कि विद्यार्थियों की संख्या वो कक्षा कक्ष में कम होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। बालकों को महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें। तो ये 5-7 उपाय हैं जिनके आधार पर अध्यापक है वो कक्षा कक्ष में और विद्यालय में बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समायोजित कर पाए। तो देखें कौन कौन से रहेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा को लागू कर, बाल केंद्रित शिक्षा को लागू कर। बालक के शारीरिक, मानसिक, बालक के शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास के लिए, और सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्व दें। ऐसे बालक जिन्हें कम सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, वह कम दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, कम सुनाई, कम दिखाई देता है, उन्हें कक्षा में आगे बिठाएं।
उन्हें कक्षा में आगे बिठाया। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। चार नंबर पे देखें। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित हो। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित हो। अध्यापक बालकों के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। अध्यापक बालकों के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता। मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता। छोटी छोटी बातों पर बालक को अधिक दंड न दिया जाए। छोटी छोटी बातों पर बालक को अधिक दंड न दिया जाए। अधिक दंड न दिया जाए। बालक में इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और विश्वास को पैदा किया जाए। बालक में इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और विश्वास को पैदा किया। विश्वास को पैदा किया। महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के उदाहरण दिए जाए। बालक को सकारात्मक रूप से विप्रेरित किया जाए। बालक को सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित किया जाए। चले आगे। अंतिम, बालक को स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के उदाहरण दिए। अंतिम रहेगा 10 नंबर पे।
बालक को महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के उदाहरण दिए। बालक को महापुरुषों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के उदाहरण दिए गए। रिवाइज करवा देता हूं। चलिए रिवाइज। अपना टॉपिक पूरा है ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं। छोटा टॉपिक था, एक क्लास में अपना टॉपिक पूरा हो गया। व्यक्तिगत विभिन्नता प्रतिपादक गाल्टन। व्यक्तिगत भेदों के मनोविज्ञान का जनक गाल्टन। विश्व के दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते, उनमें शारीरिक, मानसिक, व्यंग्यात्मक, खान पान, वेशभूषा तथा अन्य सभी प्रकार का अंतर पाया जाता है और यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। टायलर, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर होना एक सार्वभौमिक घटना है। स्किनर, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। क्रो व क्रो, दो बालकों में सीखने की क्षमता समान हो ऐसा संभव नहीं हो सकता। वेलेंटाइन, विभिन्न व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक और व्यंग्यात्मक अंतर पाया जाता है और यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण वंशानुक्रम समर्थन करते हैं मेंडल, सोरेनसन, मन, कॉल पियर्सन। मेंडल को आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। ये रीट 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि आनुवंशिकता का जनक कौन है। मेंडल ने आनुवंशिकता के संबंध में मटर के पौधे और चूहे पर अपना प्रयोग किया है और निष्कर्ष दिया कि वंशानुक्रम के कारण ही एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाले संतानों में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। वंशानुक्रम के संबंध में चूहे पर प्रयोग मेंडल और विजमैन ने किया। सोरेनसन ने वंशानुक्रम के संबंध में प्रतिगमन का नियम दिया। सोरेनसन का मानना है कि बुद्धिमान माता पिता से मंदबुद्धि संतानें और मंदबुद्धि माता पिता से बुद्धिमान संतानें पैदा होती है। मन लिखता है कि हम सभी का प्रारंभ समान रूप से होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पैदा हो जाती है, जिसका मूल कारण वंशानुक्रम है। वातावरण, फ्रेंच बॉन्ड समर्थन करता है। वातावरण व्यक्ति की शारीरिक संरचना के निर्माण में अपना योगदान देता है। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग गोरे, सुंदर, स्वस्थ, हष्टपुष्ट, लाल रक्तकणिकाएं अधिक, विनोदप्रिय स्वभाव आदि सभी विशेषता वाले होते हैं। गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग काले, क्रोधी, कपटी, आलसी, स्वार्थी, कार्य क्षमता कम आदि सभी विशेषता वाले होते हैं। लिंग के आधार पर अंतर, स्टेनली हॉल और स्किनर। स्टेनली हॉल लिखता है कि प्रकृति ने ही लिंग के आधार पर महिला और पुरुष में इतने अधिक शारीरिक अंतर किए हैं जिन्हें कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। स्किनर, महिलाओं में शारीरिक कार्य करने की क्षमता कम पाई जाती है और पुरुषों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। स्किनर, लड़कियां कला, कौशल व संगीत में योग्य होती है तथा लड़के गणित और विज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं। सामाजिक व आर्थिक स्तर, एडलर, सामाजिक व आर्थिक स्तर के आधार पर समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। दोनों ही वर्गों के लोगों में रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, व्यवहार आदि सभी में अंतर पाया जाता है। उसके बाद आता है कक्षा, कक्ष व विद्यालय में बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समायोजित करने के तरीके। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करना। दूसरा, बालक के शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्व देना। तीसरा, ऐसे बालक
जिन्हें कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, उन्हें कक्षा में आगे बिठाया जाए। चौथा, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को सीमित रखा जाए। अध्यापक बालकों के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता को बनाए रखा जाए। छोटी छोटी बातों पर बालक को अधिक दंड ना दिया जाए। बालक में इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति, विश्वास को पैदा किया जाए। बालक को सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित किया जाए। बालकों को महापुरुषों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के अच्छे उदाहरण दिए जाएं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।